तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जनरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके एक एंड को हम ओपन रखते हैं और दूसरे एंड को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम, ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ये वाला जो एंड है ये ओपन एंड है और ये वाला जो एंड है ये क्लोज्ड एंड है। आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो क्लोज्ड वाला एंड है ना, उससे वाइब्रेशंस आगे पास नहीं होने दी जा रही, और ये जो ओपन वाला एंड है इससे वाइब्रेशंस इन एंड आउट जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप एक तरह से बांसुरी या शहनाई के जैसा मान सकते हैं। किसी भी बांसुरी या शहनाई को आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हम एक तरफ से एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी तरफ से हम वो एयर वाइब्रेशंस को पास नहीं होने देते। ठीक है जी, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की आज हमने रेजोनेंस कंडीशन के बारे में पढ़ना है। हमने नोटिस करना है कि ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसके अंदर कितनी मल्टीपल म्यूजिकल इफेक्ट्स को, कितने मल्टीपल ट्यूनिंग इफेक्ट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस टेक अ केस जिसके अंदर हमने यहां से एक एयर वाइब्रेशंस को एंटर करवाया। अब यहां से एयर वाइब्रेशंस को जब हमने एंटर करवाया, हम देख रहे हैं कि ये जो बांसुरी है या फिर ये जो शहनाई है ये किसी डेंसर मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है ना, तो जब भी कभी भी एयर एंटर करती है तो जब इसके एंड के साथ में एयर टकराती है, जनरली ये वाला एंड होता है, जब इसके एंड के साथ में एयर टकराती है तो वो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है। अब पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात बताई हुई है कि जब भी कभी भी किसी भी डेंसर मीडियम के साथ में हमारी साउंड की वेव्स ऐसे टकराती हैं तो उनके द्वारा जो रिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट एंड से क्रिएट की जाती हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट ये वाली जो वेव है, इस वाली वेव ने भी अपनी वाइब्रेशन ऑपोजिट एंड से प्रोड्यूस की है। तो अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक वेव तो वो है जो आपने अपनी साउंड वेव्स के माध्यम से अंदर भेजी हैं, और दूसरी वेव्स इसके अंदर कौन सी होती हैं, जो टकराने के कारण रिफ्लेक्ट होकर अंदर प्रोड्यूस हुई होती हैं। तो किसी भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर टू टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। एक वेव जो आप भेजते हैं उसको बोलते हैं हम हमेशा प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, और दूसरी वेव इसके अंदर अपने आप से ही प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड वेव। और किसी भी पाइप के अंदर जब दो वेव्स होती हैं या दो से अधिक वेव्स होती हैं, हम अच्छे से जानते हैं वो हमेशा सुपर इम्पोज करती हैं। अब उनकी सुपर इम्पोजिशन को हम बाहर से ही मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा ना, किसी भी बांसुरी में या किसी भी शहनाई में मल्टीपल पंचर्स होते हैं, है ना, मल्टीपल होल्स किए होते हैं। वो मल्टीपल होल्स को जब हम प्रेस करते हैं तो होता क्या है, हम अपने मन मुताबिक उन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करवा रहे होते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया। इस आइडिया से आप समझ पाएंगे कि वो सुपर इम्पोजिशंस कोई मल्टीपल वेव्स के करके हम म्यूजिकल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जनरली किस बेस पर आता है, वो आता है फ्रीक्वेंसी के बेस पर। हमसे वो लोग बोलते हैं कि कितने मल्टीपल ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसीज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर। ठीक है, ओके, तो आप अपने दिमाग में बेटा एक चीज फिक्स करके रखो कि ये जो मैंने पहले वाला डायग्राम बनाया है ना, ये फंडामेंटल डायग्राम है। मतलब जब भी कभी भी आप किसी भी साउंड वेव को किसी भी बांसुरी के अंदर फ्लो करवाएंगे तो व्हाट यू विल रियलाइज कि वो बांसुरी के अंदर फ्लो करने के बाद कम से कम उसका एक नोड तो बनेगा ही बनेगा। मतलब एक बारी तो वो सामने वाले एंड से टकराएगी। लेट अस सपोज आप बहुत अच्छे कोई बांसुरी प्लेयर या शहनाई प्लेयर नहीं है, तो आप नॉर्मली एयर को अंदर थ्रो कर देंगे ना, तो जो आप नॉर्मली एयर को थ्रो करेंगे वो ऐसी थ्रो होगी। बट येस, इफ यू नो हाउ टू प्ले बांसुरी और शहनाई, तो आप मल्टीपल वेज से कभी साउंड को, कभी एयर वेव्स को कम भेजेंगे, कभी एयर वेव्स को ज्यादा भेजेंगे, तो आप ऐसी भी वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो बहुत अच्छा बांसुरी या शहनाई को प्ले करना जानते हैं तो वो उतनी ही मल्टीपल वेव्स अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज द आर्ट ऑफ प्लेइंग बांसुरी और शहनाई। ठीक है, ओके, अब शुरू करते हैं। तो हमने यहां पर ये पहले वाला जो अपना डायग्राम है इसको बोल दिया ये फंडामेंटल डायग्राम है, या फिर ये बेसिक हार्मोनिक है। मतलब सबसे बेसिक अगर कोई बांसुरी प्ले करना जानता है तो वो ऐसी ही बांसुरी को प्ले करेगा। ओके, तो चल
अब हम बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जनरली फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। ये हमने डिराइव भी करके देखा था, तो इस लेक्चर में दोबारा हम वही बातें नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि किसी भी एक वेव की बेटा हमेशा जो वेवलेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वेव है, इस वेव ने मीन पोजीशन से ओनली क्रस्ट तक ही मूव किया। तो अगर एक वेव की वेवलेंथ 1 टाइम्स लैम्डा है तो बेटा हाफ अ वेव की वेवलेंथ क्या है, हाफ ऑफ लैम्डा। तो उससे भी आधी वेव की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा बाय 4। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। लेट अस सपोज ये जो बांसुरी है, इस बांसुरी की जो लेंथ है दैट इज एल। तो बेटा अगर ये आधी वेव की वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 है और उससे भी आधी वेव की वेवलेंथ लैम्डा बाय 4 है, दैट मीन्स मीन पोजीशन से लेकर क्रस्ट तक, मीन पोजीशन से लेकर क्रस्ट तक की जो लेंथ है दैट इज लैम्डा बाय 4। तो हमारी ये जो बांसुरी है, इस बांसुरी की लंबाई है L और ये बांसुरी के अंदर मीन पोजीशन से लेकर, मतलब मीन पोजीशन से लेकर क्रस्ट तक ही तो जाया जा रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर फर्स्ट डायग्राम लेंथ किसके बराबर है, फॉर फर्स्ट डायग्राम बेटा लेंथ बराबर है लैम्डा बाय 4 के। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कैलकुलेशंस में उलझ जाओ, ठीक है ना। ओके, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो अब अगर मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है उसका तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो इसके अंदर जब मैंने लैम्डा की वैल्यू को इनपुट किया दैट इज 4 टाइम्स एल। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है ये बेसिक फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिक फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप इसको फंडामेंटल भी बोल सकते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड वेव की। ये सेकेंड वेव के अंदर आप क्या नोटिस कर रहे हैं, सेकेंड वेव के अंदर हमारी एक तो मीन पोजीशन से क्रस्ट तक का मोशन हुआ है और दूसरी हाफ अ वेव प्रोड्यूस हुई है, ठीक है जी। मतलब एक तो हाफ अ वेव प्रोड्यूस हुई है और एक मीन पोजीशन से क्रस्ट या ट्रफ तक का मोशन हुआ है। तो हमारी टोटल कितनी लेंथ हो गई, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है लैम्डा बाय 2 और यहां से लेकर फर्दर यहां तक की लेंथ है लैम्डा बाय 4। तो टोटल इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा अपॉन 4। इसको अगर आप एलसीएम लें और कैलकुलेट करें दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 एंड हियर इज 4, 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4, ठीक है जी। तो सेकेंड वाले डायग्राम में आपने नोटिस किया कि आपकी जो वेवलेंथ है, आपकी जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 और ये जो पूरी की पूरी बांसुरी की हमारी जो लेंथ है ये कितनी है, L। दैट मींस ये 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 के ही तो अंदर 3 लैम्डा बाय 4 प्रोड्यूस हो रही है, तो L को हमने क्या भर दिया, 3 लैम्डा बाय 4। अगर थोड़ी सी भी इसमें दिक्कत है तो इसको बड़ा सिंपल वे से समझ लो कि यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज हाफ लैम्डा, दिस इज लैम्डा बाय 4। तो हाफ लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा, 3 लैम्डा बाय 4। और ये बांसुरी की हमारी लंबाई कितनी है जिसके अंदर ये हाफ लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4 एक्ट 2 है, दैट इज लेंथ, ठीक है। तो सेकंड वाले डायग्राम के अंदर हमने नोटिस किया कि हमारी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 है। सो दैट इज द रीजन हमारी ये लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 4L बाय 3, ठीक है जी। तो यदि हमारी लैम्डा की वैल्यू 4L बाय 3 हो गई तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा एंड देयरफॉर आवर फ्रीक्वेंसी बिकम्स वेलोसिटी अपॉन लैम्डा की प्लेस पर रख दिया 4L बाय 3 विच इज इक्वल टू 3V अपॉन 4 टाइम्स L। तो बेटा ये जो V अपॉन 4 टाइम्स L है इसको हमने क्या नाम दिया था, बेसिक फ्रीक्वेंसी। मान लो मैं इस बेसिक फ्रीक्वेंसी को क्या मान रहा हूं, ν1। तो V अपॉन 4 टाइम्स L को मैं बोल सकता हूं ν1, तो ये बन गया 3 टाइम्स ν1। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। ये 3 टाइम्स ν1 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारी सेकेंड हार्मोनिक, ये जो हमारी सेकेंड
हार्मोनिक है, इस सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज आवर फर्स्ट हार्मोनिक और दिस इज आवर सेकेंड हार्मोनिक। इस सेकेंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 3 टाइम्स आवर फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर आई है, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट अबाउट थर्ड हार्मोनिक। ठीक है जी, थर्ड हार्मोनिक के अंदर हमने क्या नोटिस किया, अब देखिए हमारी बांसुरी से जब यहां से हवा एंटर करती है, ठीक है, तो वो एयर एक बारी तो यहां पर नोड बना रही है। अब लेट अस सपोज किसी ने यहां से प्रेसिंग कर दी, मतलब अगर इस बांसुरी की वेव्स को किसी ने प्रेस कर दिया तो होगा क्या, होगा ये कि ये वाली जो वेव है ये वेव इस प्रकार से जाएगी। अब मान लो किसी ने 2 फिंगर्स को इस्तेमाल किया और यहां से प्रेसिंग कर दी तो ये वेव्स अब 2 प्रकार से वेव्स बनाकर जाएगी। अब मान लो किसी ने 3 फिंगर्स को इस्तेमाल किया और यहां से प्रेसिंग कर दी तो ये इस तरह से ट्यून बनाती हुई जाएगी, ठीक है ना। अब फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर आपने क्या नोटिस किया, इसके अंदर 1 नोड प्रेजेंट है एंड 1 एंटी नोड प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो 1 हार्मोनिक का क्या मतलब होता है, उसके अंदर बेटा नोड्स कितने होते हैं 1 एंड एंटी नोड्स भी कितने होते हैं 1। अब नोड्स एंड एंटी नोड्स का क्या मतलब होता है, नोड्स ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं जहां पर हमारी एयर को वाइब्रेट करने की फ्रीडम नहीं होती, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहां पर हमारी एयर वाइब्रेट नहीं कर रही, यस ये जो ओपन एंड है यहां पर हमारी एयर को रिफ्लेक्ट करने की इजाजत है। तो नोड वाले पॉइंट पर रिफ्लेक्शन का पॉइंट भी यही है और प्रोग्रेशन का पॉइंट भी यही है, पर एंटी नोड वाले पॉइंट पर ये प्रोग्रेशन का पॉइंट है और ये रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, ठीक है ना। ओके, मतलब यहां पर ओपन एंड है। अब सेकेंड हार्मोनिक में आप नोटिस करो कितने नोड्स बने हैं, 1 नोड एंड 2 नोड। कितने एंटी नोड्स बने हैं, 1 एंटी नोड एंड 2 एंटी नोड, ठीक है जी। तो इसी प्रकार आप थर्ड हार्मोनिक में नोटिस करो कितने एंटी नोड्स बने हैं, 1 एंटी नोड, 2 एंटी नोड एंड 3 एंटी नोड। एंड कितने नोड्स बने हैं, 1 नोड, 2 नोड एंड 3 नोड। तो इसी प्रकार से बेटा मैं इसको क्या बोल रहा हूं, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना। सिमिलरली फोर्थ हार्मोनिक में 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड एंड फोर्थ नोड, 1 एंटी नोड, 2 एंटी नोड, 3 एंटी नोड एंड फोर्थ एंटी नोड, ठीक है जी। तो एक झलक में ही आपको पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, सेकंड हार्मोनिक की, थर्ड की या फोर्थ की, या nth हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। nth हार्मोनिक मतलब इन जनरल उन्होंने आपको कोई स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, उसकी भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी हम थर्ड हार्मोनिक की बात करते हैं। तो बेटा थर्ड हार्मोनिक में एक बात तो मैंने आपको रियलाइज करवा दी कि इसमें 3 नोड्स होने वाले हैं, 3 एंटी नोड्स होने वाले हैं। नोड्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहां पर एयर इज फ्री टू ऑसिलेट। एंटी नोड्स का मतलब वो होता है वो पॉइंट्स जहां पर एयर फ्री नहीं है ऑसिलेट करने के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड हार्मोनिक में हमारी लेंथ किसके बराबर होगी, इसके अंदर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारी वेव यहां से स्टार्ट हुई, दिस इज 1 वेव एंड हाफ वेव, ठीक है जी। मतलब आप यहां पर ये नोटिस कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक हमारी लेंथ हो गई है लैम्डा, और मीन पोजीशन से ओनली टॉप तक मतलब क्रेस्ट तक जाने के लिए कितनी लेंथ कवर करनी पड़ती है, मीन पोजीशन से ओनली सेंटर तक जाने के लिए कितनी लेंथ कवर करनी पड़ती है, ठीक है ना, दैट इज λ/4, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो जनरली हमारी वेव ऐसी होती है। तो इन्होंने क्या दिखाया कि 1 वेव हमारी मीन से शुरू हुई और मीन पर ही खत्म हो गई। तो मीन से शुरू हुई और मीन पर ही खत्म हो गई, दिस इज 1 लैम्डा, और इसके अंदर क्या ऐड हो गया, λ/4, ठीक है जी। तो थर्ड हार्मोनिक के अंदर आपने नोटिस किया कि हमारी जो वेव है दैट इज 1 लैम्डा प्लस λ/4, और ये हमारा बन चुका है 5 टाइम्स λ/4। और ये सब कुछ किस में हो रहा है, ये सब कुछ L लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप में हो रहा है। तो इसको मैंने L लेंथ के बराबर रख दिया। सो फ्रॉम हियर हमारा लैम्डा किसके बराबर आ गया, यहां से हमारा लैम्डा आ गया 4 टाइम्स L/5। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर।
अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन लैम्डा। सो फ्रॉम हेयर हमने v की प्लेस पर v को ही भरा, क्योंकि एयर की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है बेटा किसी भी मीडियम के अंदर। एयर की वेलोसिटी यहाँ पर एक ही मीडियम है तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, बदलेगा सिर्फ उसका लैम्डा। तो लैम्डा की प्लेस पर मैंने भर दिया 4l अपॉन 5, ये बन गया 5 टाइम्स v अपॉन 4 टाइम्स l, है ना। तो v अपॉन 4l को तो हम पहले से ही जानते हैं, v अपॉन 4l तो हमारा था फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 5 टाइम्स फर्स्ट हार्मोनिक। समझ में आ गया? ओके, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई थर्ड हार्मोनिक की। अब बात करेंगे फोर्थ हार्मोनिक की। फोर्थ हार्मोनिक के अंदर आपने क्या नोटिस किया कि हमारी एक वेव बनी है ये, दूसरी वेव बनी है ये, ठीक है जी। ये जो दूसरी वेव है ये प्रॉपरली अभी नीचे तक नहीं गई है, मतलब इसमें लैम्डा बाई 4 कम है। तो आप ऐसा समझो कि यहां से लेकर मीन से शुरू होकर मीन पर ही ऊपर जाकर मीन पर ही वापस आने की जो लेंथ है वो लेंथ है हमारी लैम्डा। फिर यहां से लेकर यहां तक जाने की जो हमारी लेंथ है ये हो गई लैम्डा बाई 2। फिर अगेन ऊपर से लेकर ओनली यहां तक आने की जो हमारी लेंथ है ये लेंथ है लैम्डा बाई 4। समझ गए ना? ऑर्गन पाइप के अंदर हमारी वेव जब यहां से यहां तक जाती है तो उसका लैम्डा बाई 4 कवर हो जाता है। फिर जब यहां से यहां तक जाती है अगेन उसका लैम्डा बाई 4 कवर हो जाता है, मतलब टोटल उसका लैम्डा बाई 2 कवर हो जाता है। फिर यहां से जब नीचे आती है तो यहां से ऊपर तक जाने में लैम्डा बाई 2 कवर हुआ, ऊपर से नीचे तक आने में लैम्डा बाई 2 कवर हुआ, ठीक है जी। तो टोटल अब कितना कवर हो चुका है? लैम्डा कवर हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां से लेकर टॉप तक जाने में अगेन उसका कितना कवर हो गया? लैम्डा बाई 2 कवर हो गया। एंड फिर टॉप से लेकर ओनली यहां तक ही आया है, मतलब टॉप से लेकर ओनली यहां तक ही आया है, वो नीचे तक नहीं आया, तो इसलिए उसका लैम्डा बाई 2 का आधा कवर हुआ, दैट इज लैम्डा बाई 4 कवर हुआ है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन कोई नहीं रहनी चाहिए, सीधा ये अटेंड करके आप पेपर में लिखने वाले बनो, ऐसे वाली तैयारी हो रही है, ठीक है। ओके, तो अगली हम बात करते हैं फोर्थ हार्मोनिक की। तो बेटा फोर्थ हार्मोनिक में हमने नोटिस किया कि हमारी टोटल लेंथ कितनी बन चुकी है? टोटल लेंथ हमारी बन चुकी है टोटल लैम्डा, मतलब दिस इज आवर लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, कभी भी ये ट्रिक आपको एलसीएम नहीं लेने देगी, 1 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है सबसे छोटे वाला कौन है? लैम्डा बाई 4। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करो एंड 4 से डिवाइड करो, इसके भी नीचे 4 अरेंज करो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करके। तो हमारा क्या हो गया? 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 6 लैम्डा प्लस लैम्डा 7 लैम्डा अपॉन 4। समझ आ गई बात? तो अगर टोटल लेंथ हमारी 7 लैम्डा अपॉन 4 है तो लैम्डा किसके बराबर होगा? 4 लेंथ अपॉन 7, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा के बाद हमारा आंसर आ गया 7v अपॉन 4l, मतलब 7 टाइम्स नंबर 1 फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज आवर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर थर्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज आवर फोर्थ फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये नोटिस किया कि हमारी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो v अपॉन लैम्डा थी, मतलब उसको हम न्यू 1 ही लिख रहे हैं। सेकेंड फ्रीक्वेंसी हमारी थी 3 टाइम्स न्यू 1, थर्ड फ्रीक्वेंसी हमारी थी 5 टाइम्स न्यू 1 एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी हमारी थी 7 टाइम्स न्यू 1। तो एक तरह से 1 फ्रीक्वेंसी के बाद 2 फ्रीक्वेंसी यहां पर मिस हो गई और सीधा हमें क्या मिली? 3 फ्रीक्वेंसी। फिर 4 फ्रीक्वेंसी मिस हो गई और सीधा हमें क्या मिली? 5 फ्रीक्वेंसी। फिर 6 मिस हो गई और हमें क्या मिली? 7 फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमेशा ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं वो लोग कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कौन से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं? ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप की, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप में और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और उनके फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट करेंगे।
अगर आपको पेपर में बेटा वेव्स आ रहा है तो आपके लिए हार्मोनिक्स सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली हार्मोनिक्स के ऊपर जेई या नीट के अंदर तो सवाल आता ही आता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चों ने इतना डीप में टच किया ही नहीं होता। ये लेक्चर लगाने के बाद कंप्लीटली आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स की डिस्कशन समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।